नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है सामाजिक संज्ञान की प्रकृति या स्वरूप और इसका संप्रत्यय क्या होता है, इसको समझने वाले हैं। इससे पहले बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर का 2 यूनिट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं और उसकी प्रकृति या स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामाजिक संज्ञान क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपके पेपर का नाम है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, तो ये ध्यान रखिए कि सामाजिक व्यवहार के मनोविज्ञान आपके पेपर का नाम है। तो आपके हर एक टॉपिक में जो मुख्य केंद्र बिंदु में होगा वो क्या होगा, सामाजिक होगा, समाज होगा। हर एक टॉपिक में मुख्य बिंदु क्या होगा, सामाजिक। आज उसी के बारे में हम समझने वाले कि सामाजिक संज्ञान क्या होता है। देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, सामाजिक संज्ञान। संज्ञान मतलब होता है जानना या ज्ञान से होता है, यानी कि समाज के बारे में जानना या समझना। तो ये क्या होता है, इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए, इसका अर्थ है सामाजिक संज्ञान एक विस्तृत, एक मतलब ये क्या है, एक बड़ा पद है। ये अपने आप में जो है एक व्यापक टर्म है जिससे तात्पर्य उन तरीकों से होता है या उन माध्यमों से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया मतलब जहाँ पे व्यक्ति रहता है उसके आसपास जो भी वातावरण होता है, जो भी समाज से संबंधित लोग होते हैं उसे सामाजिक दुनिया कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति जहाँ रहता है वो जिस समाज में रहता है उस समाज को क्या कहा जाता है, व्यक्ति की सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया के बारे में प्राप्त सूचना, जो सूचनाएं प्राप्त करता है वो क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। अब व्याख्या करने के साथ साथ उसका वो विश्लेषण कर उन्हें याद रखता है। यानी कि व्यक्ति जहाँ जिस समाज में रहता है उससे आसपास जो घटनाएं होती हैं, जो सूचना उसको प्राप्त होती है, व्यक्ति क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है और अपने हिसाब से उसका विश्लेषण एनालिसिस करता है कि इसका गुण और दोष क्या है और क्या है, वो उसे याद अपने संज्ञान में, अपने ध्यान में उसे क्या है वो रखता है तथा उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। यानी कि व्यक्ति जो सूचना अपने समाज से प्राप्त करता है उसका उपयोग क्या है, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। जैसे व्यक्ति जिस समाज में है उस समाज की जो संस्कृति होती है, जो मानक होते हैं या समाज के जो अन्य लोग होते हैं वो जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे अनुक्रिया करते हैं, जिस भी परिस्थिति में व्यक्ति भी क्या करता है, उस सूचनाओं को याद करता है, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है और विश्लेषण भी करता है। और फिर जब ज़रूरत पड़ता है या वैसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति क्या है उस हिसाब से व्यवहार करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा एक शिशु के रूप में होता है तो उसका दिमाग क्या है, एक खाली स्लेट की तरह होता है। यानी कि वो उस पर कुछ अंकित नहीं होता, एक कोरा कागज़, एक खाली कागज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो वातावरण के साथ, अपने परिवार के साथ समायोजन करता है और नई नई चीज़ों को सीखता है और वो उसके संज्ञान में, ध्यान में आता जाता है और सीखते सीखते जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या है उसका उपयोग करता है। जैसे आपको कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, आपने उसको सीखा, ठीक है। मान लीजिए आपको टाइपिंग करने नहीं आता है, आपने टाइपिंग करने सीखा तो टाइपिंग करने से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसको आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अब फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या है उसका आप उपयोग करते हैं। इसी को सामाजिक संज्ञान हम कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में सोचता है, ठीक है। सामाजिक संज्ञान में अन्य लोगों के बारे में सोचता है, उनके साथ स्थापित संबंधों के बारे में भी सोचता है कि संबंध अच्छे हैं, बुरे हैं, अगर अच्छे हैं तो क्यों हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, तथा उस सामाजिक वातावरण के बारे में भी सोचता है जिसमें वह रहता है। अब सामाजिक संज्ञान, एक शब्द आ रहा है संज्ञान। हमने अक्सर जो है कि
आपको बताया है कि संज्ञान से क्या तात्पर्य होता है। देखिए संज्ञान की जब बात आती है तो तीन इसके सब टॉपिक होते हैं या तीन इसके तत्व होते हैं। क्या होता है? पहला परसेप्शन, ठीक है, दूसरा अटेंशन, तीसरा मेमोरी होता है। ठीक है, पी से परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, ए से अटेंशन यानी कि ध्यान, एम से क्या होता है? मेमोरी। अब देखिए व्यक्ति जिस उद्दीपक की तरफ या जिस व्यक्ति या वस्तु या घटना की तरफ या जिन सूचनाओं की तरफ अपनी अच्छे से ध्यान देता है, उन सूचनाओं को क्या है वो उसकी व्याख्या और विश्लेषण भी अच्छे से करता है, यानी कि उसका प्रत्यक्षीकरण भी वो अच्छे से करता है और यही सूचनाएं उसके दिमाग में स्टोर होती हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो व्यक्ति क्या है उसके बारे में वो उसके अनुरूप वो क्या है उसके बारे में उसका उपयोग करता है। जैसे आप कोई चीज़ नहीं जानते हो, उसके बारे में आपको बताया जाए कि ये चीज़ ये है, ठीक है, तो ये सूचनाएं कहाँ हैं? ये सूचनाएं आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। फिर कभी जब ऐसी परिस्थिति पड़ती है और आपसे पूछा जाता है कि अमुक चीज़ क्या है, तो क्या है आप उनके अपने संज्ञान के आधार पर क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आप समाज से संबंधित, आप जिस वातावरण में रहते हैं उनसे भी संबंधित क्या है सूचना आप प्राप्त करते हैं। आप क्या है अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अभी हमारी कमजोरियाँ क्या है, हमारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, और फिर अपने वातावरण में के आसपास भी जो होता है उससे भी व्यक्ति प्रभावित होता है। क्योंकि व्यक्ति क्या कहा जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है वो अपने समाज से किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। तो जब प्रभावित होता है तो उनसे कुछ सूचनाएं भी प्राप्त होती है। जब सूचनाएं प्राप्त होती है तो व्यक्ति उसका अपने हिसाब से व्याख्या विश्लेषण करता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उनका प्रयोग करता है। अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं जिससे सामाजिक संज्ञान क्या है ये आपको और भी अधिक स्पष्ट हो जाए। देखिए रेबर तथा रेबर 2001 के अनुसार सामाजिक संज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति किस तरह से दूसरों तथा अपने द्वारा किए गए क्रियाओं का प्रत्यक्षण, ठीक, प्रत्यक्षण यानी किस तरह से दूसरों और अपने जो व्यक्ति व्यवहार करता है और जो दूसरा कोई व्यवहार करता है उसका प्रत्यक्षीकरण वो किस तरह से कर रहा है, ठीक। और रिकाल, प्रत्याहन मतलब रिकाल, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सूचनाओं को हम बाहर लाते हैं, उसको रिकाल कहा जाता है। जैसे कि आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाए, आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, जब ये आपको मेमोरी में स्टोर हो गई, जब परीक्षा आता है इससे संबंधित प्रश्न आएगा, आपसे पूछ देगा कि सामाजिक संज्ञान का संप्रत्यय क्या है, इसकी प्रकृति और स्वरूप क्या है, इसके बारे में बताइए। तो अगर आपने क्लास में अच्छे से समझा होगा तो उसको क्या है आपको आवश्यकता पड़ी उसके अनुरूप आपने क्या है व्यवहार किया, उसके बारे में रिकॉल करता है। फिर चिंतन भी व्यक्ति करता है, थिंकिंग करता है व्यक्ति, सकारात्मक चिंतन भी करता है, नकारात्मक चिंतन भी करता है, तथा उसकी व्याख्या अपने हिसाब से क्या है व्यक्ति एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या कमियां रह गई और क्या इसके गुण रह गए। तो ये रेबर तथा रेबर के अनुसार सामाजिक संज्ञान ये होता है। टेलर, पेप्लाउ तथा सीएस 2006 कहते हैं कि वातावरण में यानी कि जहां आप रहते हैं सामाजिक वातावरण, ठीक है, आपका वातावरण में सामाजिक सूचनाओं, समाज से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, व्यक्ति किस तरह से अनुमान लगाता है, ठीक है, समाज में कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसके बारे में आपका क्या राय है, कैसे आप अनुमान लगाते हैं, का अध्ययन क्या है सामाजिक संज्ञान कराता है। आपके समाज में मान लीजिए कोई घटना हुई तो उससे संबंध में क्या है आपका राय क्या है, आपका विचार क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में जो आप अपना राय देते हैं उसी का अध्ययन क्या है सामाजिक संज्ञान कहलाता है। तो ये सामाजिक संज्ञान का संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। जब भी आपसे कभी पूछे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं या सामाजिक संज्ञान का संप्रत्यय क्या है, तो संप्रत्यय में आपको अर्थ परिभाषा आपको बताना होगा, ठीक। आप सामाजिक संज्ञान की प्रकृति या स्वरूप, देखिए प्रकृति या स्वरूप दोनों एक ही चीज़ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, नेचर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में नेचर कहते हैं, ठीक। तो इसका नेचर देख लेते हैं कि सामाजिक संज्ञान की नेचर क्या है। तो देखिए उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें सामाजिक संज्ञान के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। क्या? पहला, सामाजिक संज्ञान में व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया, बार बार शब्द आ रहा है सामाजिक दुनिया, यानी कि
जिस समाज में व्यक्ति रहता है उस समाज को उसकी सामाजिक दुनिया कहा जाता है, या वातावरण में सूचनाओं को प्राप्त कर या वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त कर उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण करता है। ये इसका पहला स्वरूप है कि व्यक्ति जिस भी वातावरण में रहता है या व्यक्ति का जो भी सामाजिक दुनिया रहता है उससे वो सूचनाएं प्राप्त करता रहता है और उसका अपने हिसाब से क्या है विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। दूसरा है, इसमें व्यक्ति सूचनाओं का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या ही नहीं करता है, क्या करता है, बल्कि उसका उपयोग करके सामाजिक वातावरण को समझने की कोशिश भी करता है। क्यों? देखिए, मानव और पशु में यही अंतर है कि मानव के पास क्या है, बुद्धि है, वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तब क्या किसी चीज़ के बारे में अपना जो है राह पे अपना एक अंतिम निर्णय लेते हैं। तो इसलिए सामाजिक संज्ञान में क्या है, व्यक्ति सूचनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या ही नहीं करता, बल्कि इनके आधार पर सामाजिक वातावरण को वो समझता भी है कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं तो आखिर वो क्यों हो रही हैं, इसके होने के पीछे कारण क्या है, इसको वो समझता भी है। तीसरा है, सामाजिक संज्ञान में व्यक्ति उपयोग किए गए सूचनाओं के आधार पर सामाजिक वातावरण के बारे में एक विशेष निर्णय तक पहुँचता है। यानी कि पहले में क्या देखेगा, वो जो सामाजिक दुनिया या वातावरण से सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण करता है, और दूसरा क्या है, उन्हीं व्याख्या एवं विश्लेषण के आधार पर वो क्या है सामाजिक वातावरण को समझने की कोशिश करता है। और तीसरे में क्या है, सामाजिक संज्ञान में उपयोग किए गए सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति सामाजिक वातावरण के बारे में एक विशेष क्या करता है, व्याख्या एवं विश्लेषण के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर वो पहुंचता है। चौथा है, सामाजिक संज्ञान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति, सामाजिक समूह, विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंध में व्यक्ति के प्रति जो है अलग अलग संज्ञान है। सामाजिक भूमिका, समाज में व्यक्ति की जो भूमिका होती है वो, तथा सामाजिक परिस्थिति, यानी कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती है उसको सामाजिक परिस्थिति में अपने में उत्पन्न अनुभूतियों के बारे में एक सामाजिक निर्णय, अपने में उत्पन्न अनुभूतियाँ यानी कि अनुभव, उनसे जो कुछ भी सीखता है व्यक्ति, उससे अनुभव प्राप्त होता है, उसके बारे में एक सामाजिक निर्णय करता है। यानी कि जब आप अपने लिए कोई निर्णय करेंगे उसका व्याख्या विश्लेषण करके तो उसको स्व निर्णय कहेगा, लेकिन जब आप समाज के लोगों के लिए समाज को समझकर उसके बारे में निर्णय करेंगे तो उसको सामाजिक निर्णय कहा जाता है। अब इसी में एक शब्द आता है सामाजिक संज्ञान से संबंधित स्कीमा। इसको क्या देख लेते हैं, स्कीमा क्या होता है, यह एक ऐसी मानसिक संरचना, एक फ्रेमवर्क होता है, क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सामाजिक सूचनाओं को संगठित किया जाता है। जो समाज से सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, क्योंकि सूचनाएं हमको बिखरी रूप में प्राप्त होती हैं और हमारा माइंड क्या करता है, उनको जो है संगठित करता है और क्या है, उन्हें एक कोड प्रदान करके अपने दिमाग में स्टोर करता है, अपने मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि ऐसे सूचनाओं को संसाधित किए जाने की प्रक्रिया ठीक ढंग से संपन्न हो सके। ठीक है, सामान्य अर्थ में स्कीमा को स्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी इस स्कीमा किसे कहते हैं, अगर आप इसको सामान्य भाषा में समझे तो एक मानसिक संरचना होता है। जैसे कई चीज़ बिखरी हुए हैं इधर उधर, उसको हम इकट्ठा कर दें, इकट्ठा करके क्या है उन सूचनाओं को अपने दिमाग में हम स्टोर करें तो वो सूचनाएं लंबे समय तक हमको याद रहती हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो उनका क्या है हम यूज करते हैं। और सामान्य अर्थ में इसको स्कीमा को स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे कोई पिक्चर फिल्म बनता है तो पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है पेपर पे, एक पूरा उसका फिल्म में क्या कैसे क्या होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या सीन होगा। वैसे ही हमारी इस दिमाग में मेमोरी में क्या है सूचनाओं को क्या है एक स्क्रिप्ट या फ्रेमवर्क पहले से होता है जिससे क्या है हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका यूज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि सामाजिक संज्ञान का संप्रत्यय क्या है और क्या है इसका प्रकृति या स्वरूप है। अगले क्लास में हम किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे, यूनिट 3 के अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।